नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को आएंगे हरियाणा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से करेंगे चुनावी शंखनाद। हरियाणा में बड़े नेताओं की एंट्री। हरियाणा चुनाव से पहले आपको बड़ा झटका। आपके जिलाध्यक्ष रंजीत उपल भाजपा में हुए शामिल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिलाई सदस्यता। बीजेपी उम्मीदवार असीम गोयल ने दाखिल किया नामांकन। सीएम नायब सैनी रहे मौजूद। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होगा मतदान। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनेता जोरों शोरों से प्रचार में जुट गए हैं। सूबे में अब बड़े नेताओं की एंट्री होने वाली है। 14 सितंबर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद करेंगे। अपने इस दौरे में पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली दोपहर 2 बजे थीम पार्क कुरुक्षेत्र में होगी। गौरतलब है कि हरियाणा में भाजपा के सियासी हालात में मची उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री की कुरुक्षेत्र की रैली से हरियाणा की राजनीति फिजा बदलने में कुछ कामयाबी तो हासिल हो सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अभी तक 67 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही पार्टी में भगदड़ मच गई है। वहीं सीएम नायब सैनी अब डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। अब हरियाणा के सियासी समर में भाजपा ने अपने सबसे बड़े योद्धा नरेंद्र मोदी को हरियाणा की फिजा बदलने के लिए भेज दिया है। हालांकि देखना होगा कि पीएम मोदी की इस रैली से जनता पर कितना असर पड़ता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पंचकुला से आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजीत उपल ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराते समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद थे। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा चल रही है। और इस बीच पंचकुला में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजीत उपल ने आप पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 12 सितंबर तक जारी रहेगी। अंबाला शहर विधानसभा से आज भाजपा उम्मीदवार असीम गोयल ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वहां मौजूद रहे। इससे पहले राज्य मंत्री असीम गोयल ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रोड शो निकाला और नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंबाला जिले से जब वो अध्यक्ष थे तब 4 विधानसभा पर भाजपा ही जीती थी। अब भी भाजपा 4 विधानसभाओं पर कमल का फूल खिलाने का काम करेगी। वहीं कांग्रेस की लिस्ट में हो रही देरी और लिस्ट छोटी होने पर कोई कटाक्ष करने से मुख्यमंत्री ने साफ इनकार कर दिया। बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वह एम्स में एडमिट हुए थे। शुरुआती जांच के बाद एम्स के डॉक्टर ने दीपक बावरिया को आराम करने की सलाह दी है। डॉक्टर ने फिलहाल उन्हें किसी भी तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने को कहा है। उनके कुछ विटल पैरामीटर हैं और नॉर्मल हो रहे हैं, तो डॉक्टरों ने उन्हें अब घर जाने की सलाह दी है। डॉक्टरों की तरफ से अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक बीपी की समस्या की वजह से फिलहाल उन्हें एडमिट किया गया था। गौरतलब है कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है, जिसकी वजह से सभी पार्टियों के ऊपर काफी प्रेशर भी बना हुआ है। और इसी बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें एम्स में भर्ती होना पड़ा। पहलवान विनेश फोगाट के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने पर बना संशय रेलवे की ओर से इस्तीफा मंजूर किए जाने के बाद खत्म हो गया है। रेलवे ने विनेश और पहलवान बजरंग पुनिया का इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। फोगाट को चुनाव लड़ने के लिए रेलवे की तरफ से नापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेना जरूरी था। दरअसल रेलवे नियमों के अनुसार नौकरी छोड़ने के लिए 3 महीने पहले नोटिस देना होता है। माना जा रहा था कि रेलवे ने नामांकन प्रक्रिया की आखिरी तारीख
12 सितंबर तक एनओसी नहीं दिया तो विनेश चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। विनेश को कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। बजरंग को राष्ट्रीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि विनेश और पुनिया रेलवे में खेल विभाग के अधिकारी पद पर थे। दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस्तीफा स्वीकार किए जाने की थी। वहीं अब रेलवे की ओर से इस्तीफा मंजूर होने के बाद सभी अटकलों पर विराम लग गया है। माना जा रहा है कि राहत मिलने के बाद विनेश जल्द ही नामांकन दाखिल कर सकती हैं। हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले देश के स्टार ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गया है। जानकारी के मुताबिक बजरंग को मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर धमकी मिली और ये धमकी एक विदेशी फोन नंबर से आई है। बदमाशों ने मैसेज में लिखा था कि बजरंग कांग्रेस छोड़ दो वरना तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। ये हमारा आखिरी संदेश है। चुनाव से पहले हमें दिखा देंगे कि क्या चीज है और जहां शिकायत करनी है कर ले। ये हमारा आखिरी और पहली चेतावनी है। मामले की शिकायत बजरंग पुनिया ने सोनीपत के बहालगढ़ थाना में दर्ज करवाई है। बजरंग की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि बीते 2 दिन पहले बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। बल्लभगढ़ में स्थित नंदीग्राम गौशाला में लगभग 2 दर्जन गायों की आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके साथ ही कुछ गायों की हालत गंभीर है जिन्हें डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है। वहीं गायों की मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाया है। हालांकि गायों के शवों को पोस्टमार्टम कराने की तैयारी चल रही है जिससे पता चल सके कि गायों की मौत असल वजह क्या है। और इसके मामले में की जानकारी करते हुए गौरक्षक श्रीदल शिव दहिया और हरिमोहन ने बताया कि जैसे ही उन्हें इनकी सूचना मिली वे नंदीग्राम गौशाला पहुंचे तो देखा कि कुछ गायें तड़प रही थी जिनके मुंह से झाग और खून आ रहा था और कुछ गायें मरी पड़ी थी जिनकी संख्या लगभग 25 के आसपास है। घटना के बाद इसकी जानकारी गौशाला के संचालक रुपेश को दी गई और उनसे फोन पर इसकी जानकारी लेने का जब प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिलहाल डॉक्टर की टीम बुलवाकर गायों का इलाज शुरू कर दिया गया है और वहीं पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस के मुताबिक गायें फूड पॉइजनिंग के चलते मरी हैं या किसी जहरीले सांप ने उन्हें डसा है। इसका खुलासा गायों के पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। लेकिन एक साथ इतनी संख्या में गायों का मरना बड़ी ही चिंता का विषय है। फतेहाबाद के टोहाना खंड के गांव नगली में 2 साल की बच्ची खेलते समय घर के बाहर बने जोहड़ में डूब गई। घर के लोग खेतों में काम करने गए हुए थे और पीछे से यह हादसा हो गया। करीब 1.5 घंटे बाद जब मां घर लौटी और बच्ची घर पर नहीं मिली तो उसकी तलाश शुरू की गई। बच्ची घर के सामने ही बने जोहड़ में पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आई। बच्ची की मां ने जोहड़ में कूदकर बाहर निकाला लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पूरे गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक टोहाना खंड के गांव नांगली में अमीन खान और सलमा की 2 साल की बेटी और अपने भाई और बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी और इसी दौरान बच्ची खेलते खेलते जोहड़ में जा गिरी। खंडरायपुर रानी में राजपूत समाज की गठित 31 सदस्यीय कमेटी की बैठक हुई जिसमें हल्के के खंडरायपुर रानी, मोरनी, कालका, पिंजौर, रायतन और दून क्षेत्र से कमेटी के सभी सदस्य बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सभा के संरक्षक भाग सिंह पटवारी ने अध्यक्षता की और सभी पार्टियों के से विचार विमर्श किया। और इस दौरान भाग सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी पार्टी में भाजपा या कांग्रेस ने राजपूत समाज से कोई भी प्रत्याशी नहीं बनाया है जिसके लिए समाज में रोष है। बैठक में फैसला लिया गया कि यदि भाजपा या कांग्रेस की बची हुई प्रत्याशी लिस्ट में राजपूत समाज के सदस्य का नाम नहीं होगा तो हम अपने समाज से आजाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अपनी जो पार्टी की बात चली थी, मैं कांग्रेस पार्टी से बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, आज समाज की बात है। इस समाज की जो पहले हमारे समाज के किसी आदमी को टिकट मिला था वो हम समाज इकट्ठा नहीं कर सके। अभी इलेक्शन एकदम डिक्लेयर हो गए। भाग सिंह है, उसकी टीम ने पिंजौर, कालका और जो मोरनी के हमारे समाज के लोग हैं उन्होंने हमें जागरूक किया कि हम इतने हैं यहाँ पर कि हमारी 30-35 हज़ार वोट क्रॉस है और हम अपना कैंडिडेट हमें कोई टिकट नहीं देता। उसके बीच में हमारे बीजेपी के और कांग्रेस के कई उन्होंने अप्लाई किया, टिकट के लिए दावेदार थे। हमने एक किया था बीजेपी और कांग्रेस से कोई भी हमारा आएगा उसके साथ 100% उसके साथ हम साथ देंगे और उसको जितवा देंगे। आज वो स्थिति नहीं रही। अब वो स्थिति आज अभी बात चल रही है कि नैनगढ़ से कल का चल रहा है। हमने पहले भी शॉर्ट टाइम के अंदर मीटिंग की थी लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने हमारे सुरेंद्र राणा जी को नैनगढ़ से टिकट दे दिया था। हम उसमें फिर भी 50% कम, लेकिन हमारा कैंडिडेट किसी वजह से हार चुका था। आज अगर वीरेंद्र भाऊ जी को नैनगढ़ से टिकट दे देती है बीजेपी, हमारी सबसे बड़ी हरियाणा की सबसे बड़ी जीत कालका कंस्टिट्यूएंसी राजपूत समाज की होगी।
और उसको जितवाने का दायित्व हमारा होगा। सर्व समाज को, क्षत्रिय समाज को, अदर समाज को लेके हम उसको एक तरफा जितवा के लाएंगे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।